हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पैराजंबल को फिर से एक बार पढ़ेंगे। एक वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में पैराजंबल पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने टिप्स भी देखे थे पैराजंबल के, कैसे हमें पैराजंबल बनाना चाहिए। और वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया था। आज फिर से हम लोग पैराजंबल वाली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि पैराजंबल का पार्ट 2 है। जिन्होंने पहला वाला वीडियो नहीं देखा वो जरूर से देखिएगा पैराजंबल, ठीक है ना। उसमें मैंने सारे टिप्स बताए हैं कैसे आपको बनाना चाहिए, कैसे नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो हमने आपको होमवर्क दिया था। अगर आपने वो क्वेश्चन बनाया है तो शायद आपने कमेंट किया होगा या नहीं किया होगा, ठीक है। बट अगर आपने बनाया है तो आप अपना आंसर जरूर मैच करिएगा। बाकी आप जानते ही हैं मैं अमनदीप सिंह हूँ और मैं एग्जामिफाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आओ उस क्वेश्चन से पहले हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके गया था। होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में था। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में था, ठीक है ना। अब होमवर्क में ये जो क्वेश्चन था इसको कैसे टैकल करना है, मैंने आपको खास ख्याल रखने के लिए बोला था कि इस क्वेश्चन में दो सेंटेंसेस आपके फिक्स हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम अ पैराग्राफ, द फर्स्ट एंड द फोर्थ सेंटेंस, द फर्स्ट एंड द फोर्थ सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ इज फिक्स्ड। जो फर्स्ट और फोर्थ पैराग्राफ है वो फिक्स्ड होता है, वो फिक्स्ड है यहाँ पर, है ना। जो फर्स्ट और फोर्थ पैराग्राफ है वो फिक्स्ड है, बाकी आपको अरेंज करना है। जब कभी भी आपके सामने फिक्स्ड पैराग्राफ वाला सेंटेंस आता है ना, या फिक्स सेंटेंस वाला आपके सामने पैराजंबल आता है ना, तो आप सबसे पहले जितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं उतना आप क्या कर लिया करो, उतना आप बना लिया करो ब्लैंक्स। इसमें टोटल 7 है लगता है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। सो ऐसे ब्लैंक्स ड्रॉ कर लिया करो। ये आपके लिए टिप्स की तरह है कि जब मेरे सामने फिक्स सेंटेंस वाले क्वेश्चन है तो मेरे को ऐसा करना है, ठीक है ना। ये आपके सामने उसके अकॉर्डिंग है। चलिए, तो ध्यान रखना है आपको कि जो फिक्स वाले सेंटेंसेस है उनको मेंशन कर लूंगा मैं, फर्स्ट वाला फिक्स है और फोर्थ वाला फिक्स है। इससे मेरे माइंड सेट एक चीज ये हो गया कि हमको 1 और 4 के बीच यहाँ पर 2 सेंटेंसेस चाहिए और यहाँ पर कितने सेंटेंसेस चाहिए, 3। अब अगर आप प्रॉपर पेयर बना लोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा यहाँ पे, आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगा यहाँ पे अगर आप प्रॉपर पेयर वगैरह बना लोगे तो, ठीक है ना। आओ समझते हैं जरा कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना। पहले पढ़ो, द ओरिजिन्स ऑफ द चोला डायनेस्टी आर लॉस्ट टू हिस्ट्री। अब ये फर्स्ट सेंटेंस भी है और ये फिक्स्ड भी है, और बात हो रहा है चोला डायनेस्टी का, द चोला डायनेस्टी, ठीक है। जो ओरिजिन है चोला डायनेस्टी का वो लॉस्ट हो गया हिस्ट्री से, मतलब हिस्ट्री से गायब हो गया, इतिहास से गायब हो गया, ठीक। फिर ये कह रहा है कि दे लाइकली सर्व्ड एज सब रूलर्स अंडर द न्यू पावर्स। वो सब रूलर्स का काम करने लग गए न्यू पावर्स के अंडर में। न्यू पावर्स के अंडर में वो सब रूलर्स का काम करने लग गए, ठीक है। अब हुआ होगा कि नए रूलर्स आ गए होंगे, ठीक है ना, और वो क्या बन गए, सब रूलर्स, ठीक। इट ऑल्सो फाइंड्स अ मेंशन ऑन वन ऑफ द पिलर ऑफ अशोका। इनका मेंशन मिलता है अशोका के एक पिलर में, मतलब अशोका के पिलर्स हैं जो फेमस पिलर्स हैं उसमें एक में इसका जिक्र है, ऑफ द मौर्य एम्पायर, वो मौर्य एम्पायर वाले अशोका, है ना, ठीक है। अराउंड द ईयर 300 सी का बात है कि द पल्लव एंड द पांडव किंगडम्स ने अपना स्प्रेड कर लिया इन्फ्लुएंस, इसलिए तो यहाँ पर बोला था कि वो सब रूलर्स बन गए चोलास, है ना। द किंगडम इज मेंशन्ड हाउएवर इन अर्ली तमिल लिटरेचर, ये तमिल लिटरेचर में भी मिलता है इसका जिक्र। एंड दस द चोलास वेंट इनटू डिक्लाइन, चोला का डिक्लाइन हो गया। येट दे रिटेन्ड एनफ प्रेस्टिज, लेकिन उनका इतना इज्जत है कि उनकी बेटियों की शादी कहाँ होती है, पल्लवा और पांड्या फैमिलीज में होती है। अब वो सब रूलर्स बन गए, फिर भी उनकी शादी मेन रूलर्स के मतलब बेटों के साथ होती है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को बनाने का बेहतर तरीका देखो, कुछ पेयर्स बन रहे हैं आपके, पेयर्स बन रहे हैं। सबसे पहला ध्यान देने वाला बात है कि वो बोला कि हिस्ट्री से वो चीज गायब हो गया है, तो इसका जिक्र कहाँ मिलता है। जिक्र कहाँ मिलता है, ये आर वाले सेंटेंस में आपको बताया गया है, और आपको यही बात क्यू वाले सेंटेंस में बताया गया कि ये दो जगह पे जिक्र मिलता है। द किंगडम इज मेंशन्ड हाउएवर इन अर्ली तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर में इसका जिक्र मिलता है। एंड इट आल्सो फाइंड्स अ मेंशन ऑन द पिलर ऑफ अशोका। अब आल्सो लिखा है, मतलब आल्सो तो तभी बोलेंगे जब एक बार जिक्र मिल जाए, तभी उसके बाद दोबारा जो जिक्र मिला उसके बारे में क्यू वाला सेंटेंस को यूज करेंगे। तो आर और क्यू का आपका क्या बन गया, एक बेहतरीन पेयर बन गया। अब अगर सपोज करो आर क्यू तुम्हारा यहाँ आता है तो फिर आर क्यू यहाँ पर फिल हो जाएगा, फिर आगे 3 बचेंगे। या फिर आर क्यू अगर यहाँ आता है तो फिर यहाँ के लिए आपको सोचना पड़ेगा। खैर देख लेते हैं क्या होगा। ये पेयर बन गया आपका। अब थोड़ा सा समझते हैं आगे बात को, थोड़ा सा मैं रफ कर दूं क्योंकि हम ही को फिर दिक्कत होगा बताने में। फिर से देखो ध्यान से, बात ऐसा है कि जो चोलाज आए हैं, सॉरी जो पल्लवा और पांड्या आए हैं, पल्लवा एंड पांड्या किंगडम स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस, वो यहाँ से आए हैं, 4 नंबर सेंटेंस है, 4 नंबर सेंटेंस से आए हैं।
तो अगर आप बाकी सेंटेंसेस को देखोगे, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, दे लाइकली टू सर्व सब रूलर्स, वो सब रूलर्स कब बने होंगे? जब पल्लवा और पांड्या नए रूलर्स आगे होंगे तब। और ये वाला जो बात है, एंड दस चोला वेंट इनटू डिक्लाइन, चोला का डिक्लाइन कब हुआ? पल्लवा और पांड्या के आने के बाद, और उनकी बेटियों की शादी होती थी पल्लवा और पांड्या की, ये भी तो तभी बोलेंगे जब पल्लवा और पांड्या आ गए होंगे तभी। तो आप अगर गौर करोगे, जो पी नंबर वाला सेंटेंस है आपका, ठीक है, और जो आपका पी नंबर वाला सेंटेंस है, और जो एस नंबर वाला सेंटेंस है, और जो टी नंबर वाला सेंटेंस है, मैं ये नहीं कह रहा क्या पहले आएगा क्या बाद में, लेकिन ये जो तीन सेंटेंस है ना, ये आप मान के चलो कि फोर के बाद ही अरेंज होंगे। मतलब इनका अरेंजमेंट फोर के बाद ही होगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये सब पल्लवा और पांड्या के बाद के आने की कहानी है कि नहीं? ये सब पल्लवा और पांड्या के बाद के आने की कहानी है। ये आप सेट कर लो माइंड पे। तो यहाँ से मेरा माइंड सेट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हमको यहाँ पर क्या फिल करना है। यहाँ पर तो पल्लवा और पांड्या फोर्थ नंबर सेंटेंस पे आए, तो बाकी तीन सेंटेंसेस तो वहां जाएंगे। अब ये जो दो बचे, ये कहाँ जाएंगे? जो मैंने पेयर बनाए थे, आरक्यू यहाँ पर आ जाएगा, है ना? ये आरक्यू का पेयर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया कि पल्लवा और पांड्या लॉस्ट हो गए हिस्ट्री से, लेकिन फिर भी उनका जिक्र मिलता है एक तो तमिल लिटरेचर में, और ऑल्सो कहाँ मिलता है? अशोका के पिल्लर में। फिर फोर नंबर सेंटेंस में ये बताया गया कि पल्लवा और पांड्या आ गए। पल्लवा और पांड्या आने से फिर क्या हुआ? अब तुमको सोचना है कि पी आएगा कि एस आएगा कि टी आएगा, बताओ। सारा लड़ाई अब पी एस टी में है। मतलब अब तुमको खाली मतलब पी से है, एस से है और टी से है, बस यही तीन सेंटेंस से मतलब है। इसके अलावा और किसी सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। पी पे लिखा है दे लाइकली सर्व्ड सब रूलर्स, वो सब रूलर्स बन गए। अब मैं डायरेक्ट पी तो नहीं लगा सकता, क्योंकि अभी अभी फोर नंबर वाले सेंटेंस में मैंने क्या बताया? पल्लवा और पांड्या के बारे में बताया। और मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पर डायरेक्ट बोल दूं दे लाइकली टू सर्व सब रूलर्स, तो ये दे किसको रिलेट करने लगेगा? पल्लवा और पांड्या को। अगर मैं यहाँ पी लगा दूं तो पी में दे लिखा हुआ है, दे तो फिर पल्लवा पांड्या को रिलेट करने लगेगा। उनका तो राज्य स्थापित हुआ है, फिर वो सब रूलर्स कैसे बन जाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये तो मीनिंगलेस बात हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर पी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा सर? दो ही सेंटेंस बच रहे हैं, एस और टी। क्या डायरेक्ट टी लगा दूं? नहीं, डायरेक्ट टी थोड़ी लगाऊंगा। पहले चोला वगैरह का डिक्लाइन तो होने दो, तब ना ये कहूंगा कि उनकी बेटियों की शादी उनके साथ होती है, डायरेक्ट थोड़ी कह दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले एस आ जाएगा। यहाँ पर पहले आपको एस लगाना पड़ेगा। ठीक, एस लगाना पड़ेगा कि एंड 10 जैसे ही उनका पल्लवा और पांड्या है तो इनका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ये डिक्लाइन कर गया। अब डिक्लाइन करने के बाद क्या हुआ कि वो सब रूलर्स बन गए। वो क्या बन गए? पल्लवा और पांड्या के अंदर सब रूलर्स बन गए। ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। और ये सेंटेंस फाइनल पार्ट है कि येट फिर भी सब रूलर्स बनने के बाद भी उनकी बेटियों की शादी किनके साथ होती है? पल्लवा और पांड्या के साथ होती है। यहाँ पर टी आ जाएगा। आंसर बना आपका 1 RQ, ठीक है, 4 फिर SPT। ये आपका आंसर बनेगा। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप आपने यही आंसर बनाया होगा, ठीक है, सब लोगों ने। लेकिन अगर गलत हुआ आपका तो आप प्लीज मैच कर लें। ये आपका फाइनल आंसर है। 1 के बाद RQ आएगा, फिर 4 आएगा, फिर SPT आएगा। आओ जरा आंसर लगा लें। 17th और लास्ट सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। 7th, सॉरी 17th पढ़ रहा हूँ, 7th और लास्ट सेंटेंस। यहाँ पर 7th सेंटेंस क्या होगा जरा बताओ। अच्छा, यहाँ पर 7th 1 2 3, अच्छा 7th लास्ट टी है ना, तो टी मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हमारा ए नंबर। बताइए 6th सेंटेंस क्या बना? 6th बना पी। 6th बना पी, आंसर क्या बनेगा? ई नंबर। अच्छा 5th क्या बना? 5th बना एस, आंसर क्या हो जाएगा? एस। एस के मुताबिक बी नंबर ऑप्शन। अच्छा सेकंड क्या बना? सेकंड जरा देखो तो, सेकंड बना है आर। आर के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? सी। और थर्ड क्या बना था? क्यू ना। डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, डी नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आज के क्वेश्चन शुरू करें पैरा जंबल के। वही तरीका हमारा रहेगा। आप पहले स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है, आप सब स्क्रीनशॉट लोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करोगे। उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर दो फिर जल्दी से एक बार। स्क्रीनशॉट या फिर पॉज ले लिया होगा आपने इतने देर में जरूर, या पॉज कर लिया होगा। अब आप पॉज करके एक बार जरूर बनाना इस क्वेश्चन को, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपके सामने। दे फिनिश देयर जॉब इन टाइम एंड आर एबल टू गिव फिनिशिंग टचेस नीडेड फॉर द जॉब। ठीक, वो क्या करते हैं? अपनी जॉब को बिल्कुल टाइम पे फिनिश करते हैं। दे फिनिश देयर जॉब ऑन टाइम, एकदम ऑन टाइम फिनिश करते हैं। अब ये दे है कौन? मैंने आपको बोला था जनरली डायरेक्ट प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू मत करिएगा। दे फिनिश देयर जॉब इन टाइम एंड आर एबल टू गिव फिनिशिंग टच नीडेड फॉर द जॉब। ठीक, टू फुलफिल योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम इज पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी क्या है? अपने असाइनमेंट्स, अपने काम को समय पे पूरा करना ही पंक्चुअलिटी है। ठीक, दे नेवर मिस गोल्डन चांसेस एंड आर एबल टू ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ। वो कभी चांसेस मिस नहीं करते और हमेशा सक्सेस होते हैं। अब ये दे है कौन? डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, ए और सी को हटा दो।
पंक्चुअलिटी मीन्स टाइम सेंस, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है टाइम सेंस। ये सब फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस। दोज हु आर पंक्चुअल आर लव्ड एंड लाइक्ड बाई ऑल। तो पंक्चुअलिटी का जब तक यहाँ पर आप इतना तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये जो टॉपिक चल रहा है पंक्चुअलिटी को लेके चल रहा है, तो पहले पंक्चुअलिटी को इंट्रोड्यूस तो कर लें, उसके बाद ना ये बताएंगे कि वो पंक्चुअल, जो लोग पंक्चुअल होते हैं वो हमेशा लव और लाइक किए जाते हैं, तब ये वाला सेंटेंस आएगा, इसको फर्स्ट नहीं बनाएंगे। और फिर लास्ट क्या है, इट इज द ऑर्नामेंट ऑफ द जेंटलमैन एंड वेपन इन द हैंड ऑफ बॉस। ये एक ऑर्नामेंट होता है, गहना आता है, जेंटलमैन का गहना होता है, ठीक है ना। और अगर आप नहीं पंक्चुअल रहेंगे तो उसी से फिर आपका बॉस आपको परेशान भी कर सकता है, ठीक है। ये इट किसको रिलेट कर रहा है, ये सब सोचते हुए चलना है। अगर आप ये चीजें रिलेट कर पाओगे ना, आपका क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा। ये इट अगर प्रोनाउन आया है तो किसी के लिए तो आया है, किसके लिए आया है बताओ तो जरा, इट किसको रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। इट इज द ऑर्नामेंट, जेंटलमैन का ऑर्नामेंट यहाँ पर किसको बताया गया, ऑब्वियसली पंक्चुअलिटी को। किसको बताया गया, पंक्चुअलिटी को, ठीक। अब हमारा कुल मिला के इतना तो है कि फर्स्ट सेंटेंस तो बनेगा जहां पर पंक्चुअलिटी का डेफिनेशन हो, जो कि बी या डी है। अब मैं डी से शुरू करूं या बी से शुरू करूं, इस चीज को पता लगाने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा डेफिनेशन पार्ट क्या है। बी में लिखा है टू फुलफिल और असाइनमेंट ऑन टाइम, टाइम होगा, टाइम्ड नहीं होगा, टाइम होगा, सॉरी। ऑन टाइम अपने असाइनमेंट्स को खत्म करना, ऑन टाइम अपने असाइनमेंट्स को खत्म करना ही क्या है, पंक्चुअलिटी है। चलो बहुत बढ़िया हो गया, अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे खत्म करना ही पंक्चुअलिटी है। ये आपका बोल रहा है कौन सा सेंटेंस, ये आपका कह रहा है सेंटेंस नंबर बी। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि पंक्चुअलिटी मींस टाइम सेंस। तो पंक्चुअलिटी इंट्रोड्यूस कहां से हुआ, पंक्चुअलिटी इंट्रोड्यूस हुआ डी से, कि पंक्चुअलिटी मतलब टाइम होता है, पंक्चुअलिटी टाइम का सेंस लेके चलता है। अब उस बात को डिफाइन कौन कर रहा है, बी। बी उस डेफिनेशन को फर्दर डिफाइन कर रहा है कि हाँ भाई अपने अपने कामों को समय पे खत्म करना ही पंक्चुअलिटी है। समझ रहे हो ना बात को। तो इस हिसाब से सर हमको ये समझ में आ गया कि मेरा दो सेंटेंसेस का काम हो चुका है खत्म, मेरा दो सेंटेंसेस का काम हो चुका है खत्म। एक मेरा डी हो गया यूज और एक मेरा बी हो गया यूज। अब मेरे हाथों में बच रहे हैं चार सेंटेंसेस, मेरे को उस पर फोकस करना है, जिसमें से दे फिनिश देयर जॉब एंड टाइम एबल टू फिनिश, वो उन लोगों का बात कर रहा है जो टाइम पे खत्म करते हैं। और ये भी उन लोगों का बात कर रहा है जो मिस गोल्डन चांस मतलब मिस नहीं करते, जो पंक्चुअल लोग होते हैं। और दोज हु आर पंक्चुअल, ये भी उन लोगों का बात कर रहा है। और यहाँ पर लिखा है इट इज द ऑर्नामेंट। अच्छा ये इट किसके लिए था, पंक्चुअलिटी के लिए। यहाँ पर तुम अभी पंक्चुअलिटी का मुद्दा उठाया है, जब तुम पंक्चुअलिटी का मुद्दा उठाया तो पंक्चुअलिटी के बारे में जो जो बताया जा रहा है उसके डेफिनेशन में जो जो चीज समझाया जा रहा है वो पहले ऐड कर लेना चाहिए एक साथ। तो तुम गौर से अगर देखोगे तो जो हमारा ए नंबर सेंटेंस है ना, ये लोगों का बात कर रहा है, पंक्चुअलिटी का नहीं, उन लोगों का जो पंक्चुअल होता है। और अगर देखोगे सी नंबर, ये भी उन लोगों का बात कर रहा है जो पंक्चुअल होते हैं। और ई को भी देखोगे तो वो उन लोगों का बात कर रहा है जो पंक्चुअल होता है। लेकिन इट वाला जो एफ वाला सेंटेंस है वो अभी भी पंक्चुअलिटी के डेफिनेशन को ही कंटिन्यू कर रहा है फर्दर, इसलिए पहले आपको क्या लगा देना पड़ेगा यहाँ पर, एफ। तो डी बी एफ आपका एक साथ आ जाएगा। मतलब पैराजम्बल ये कहता है कि एक तरीके की बात पहले कर लेनी चाहिए। अगर आप किसी का पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा रहे तो पॉजिटिव इंपैक्ट पूरा दिखा लो, फिर नेगेटिव वाला दिखाओ। ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप किसी चीज का डेफिनेशन लिख रहे हो तो डेफिनेशन पहले पूरा कंप्लीट कर लो, फिर फर्दर पॉइंट्स पे आना चाहिए। पैराजम्बल इस लॉजिक से बनाना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो एकदम सही और सटीक आंसर आता है आपके सामने। तो सर मेरे हिसाब से फिर एफ भी आपका काम खत्म हो चुका है। अब आपके हाथ में बच रहा है क्या, ई, सी और ए सी ई। ये तीन सेंटेंस आपके हाथों में, एक बार ध्यान से जल्दी से देखेंगे। दोज हु आर पंक्चुअल आर लव्ड एंड लाइक्ड बाय ऑल। वो जो पंक्चुअल है वो लव किए जाते हैं और लाइक किए जाते हैं सबके द्वारा। ये वाला सेंटेंस, दे नेवर मिस गोल्डन चांसेस एंड आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ, दे फिनिश देयर जॉब इन टाइम। तो यहाँ पर पहले उन लोगों का बात करेंगे, डायरेक्ट दे नहीं लगाएंगे क्योंकि दे एक प्रोनाउन होता है। पहले हम लगाएंगे ई नंबर सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दोज हु, तो दोज का मतलब है दोज पीपल हु, है ना। यहाँ पर पीपल वर्ड अंडरस्टूड है दोज के साथ, तभी तो उन पीपल के लिए दे प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो पहले प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, पहले नाउन लगाएंगे। तो दोज पीपल वाला सेंटेंस पहले लगाएंगे यहाँ पर, पहले आप लगाओगे ई नंबर सेंटेंस। अब ई का भी काम खत्म हुआ सर, अब बचा हाथ में सी और ए। सी और ए में पहले क्या आ जाएगा, दे फिनिश देयर जॉब इन टाइम वाला, या फिर दे नेवर मिस गोल्डन चांसेस एंड ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ। तो सक्सेसफुल तो आदमी आखिर में होता है, सक्सेसफुल होना एक रिजल्ट होता है लाइफ का, है ना। सक्सेसफुल होना लाइफ का एक रिजल्ट होता है। तो इसको आप लास्ट में ही रखो, पहले रखो ए को। दे फिनिश देयर जॉब इन टाइम, वो अपना टाइम पे काम खत्म करते हैं और फिनिशिंग टच दे देते हैं। तो पहले आप ए रखो और लास्ट में खाली क्या रख दो, फिर लास्ट में सी को रख दो। ये आपका आंसर बनेगा। आई होप आपका भी यही आंसर बना हो। प्लीज आंसर मैच कीजिए, प्लीज आप अपना आंसर मैच करें। आई होप आपका भी यही आंसर बना हो। क्या बोलते हो, ठीक है, मजा आया।
DBFEAC, 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 ये आपका आंसर बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलो DBFEAC, ये आंसर तो लगा ही लोगे यार, DBFEAC आंसर लगाओ। फर्स्ट सेंटेंस क्या बना, डी, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड सेंटेंस क्या बना, बी, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्या बना, एफ, ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्या बना, 1 2 3 4 5, फिफ्थ बना ए, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्या बना, सिक्स्थ, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये तो इजी बात था। आते हैं इस क्वेश्चन पे। फिर से हमारा वही तरीका, आप सबसे पहले लेंगे स्क्रीनशॉट या वीडियो को करेंगे पॉज और खुद से सॉल्व करेंगे। मैं सामने से हट रहा हूँ, ठीक है, मैं सामने से हट गया ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाओ या फिर पॉज कर पाओ, फिर आप मेरे साथ अपना आंसर मैच करना, ठीक है। चलिए आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह या पॉज वगैरह कर लिया होगा, और सॉल्व करने के बाद ही आपने वीडियो को पॉज से हटाया होगा, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से। आप अच्छे बच्चे हैं। अब मेरे साथ अपने आंसर्स को आप क्या करोगे, मैच करोगे। पहला सेंटेंस लिख रखा है एडिशनली, कुछ फिक्स उक्स नहीं है ना, क्वेश्चन बिलो सेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्ली कोहेरेंट पैराग्राफ, नहीं कुछ फिक्स उक्स नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है। एडिशनली द ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब आपको पता ही है कि जब लंबे समय तक बारिश ना हो सूखा पड़ जाता है ना, सूखा पड़ गया। हैज प्लेस्ड इमेंस स्ट्रेन, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है ऑन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स पे एंड इकोसिस्टम पे, लीडिंग टू डिसरप्शंस इन बायोडाइवर्सिटी में डिसरप्शन डिस्टर्बेंसेस हो रही है एंड एक्सासर्बेटिंग एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, एक्सासर्बेट हो रहा है मतलब और खराब हो रहा है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और भी ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं, वर्ष होते जा रहे हैं, ठीक है। एडिशनली, ये वर्ड ये इशारा कर रहा है कि इससे पहले कुछ बोला जा चुका है। एडिशनली, मोर ओवर, मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था ना, ट्रांजिशन वर्ड्स ये इशारा कर रहे हैं कि इससे पहले कुछ बोला जा चुका है। ऑल्सो, एडिशनली, मोर ओवर, इनका इशारा ही यही होता है ना। तो ये पहले सेंटेंस तो हो नहीं पाएगा, हटा दो। यूरोप, known for its diverse climate patterns, has experienced an alarming reduction in precipitation level, बारिश में कमी है, leading to significant water scarcity, हो गया कमी हो गया across many regions। ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्योंकि एक टॉपिक की तरह है कि कमी हो गया यूरोप में पानी का, बारिश नहीं हुआ। However, the severity and persistence of the drought highlight the urgent need, जो severity है, जो यहाँ पर दिख रहा है खराब चीज है ना, उसके कारण अर्जेंट नीड दिखाया जा रहा है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज का, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेंगी जिससे इन चीजों को ठीक किया जाए। तो ये तो ठीक करने का एक तरीका बताया गया, वो भी हाउएवर से लिखा गया है। ठीक तभी जब कोई चीज करते, कोई मेजर तभी लगाते हैं जब पहले कोई प्रॉब्लम हो, उसको बताने के बाद, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन बता के फिर प्रॉब्लम को जिक्र करते, इसलिए इसको फर्स्ट नहीं बनाएंगे। हाउएवर के कारण भी इसको फर्स्ट नहीं बनाएंगे। द इम्पैक्ट्स हैव बीन डिवास्टेटिंग, बड़े विनाशकारी इम्पैक्ट्स हैं इसके, विथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी प्लमेटिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन है वो प्लमेट कर गया, डाउन हो गया, फॉरेस्ट सफर कर रहे हैं, इंक्रीज फायर रिस्क हो जा रहे हैं, वाटर रिजर्वोर्स ड्विंडल हो गए, ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज होना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। प्लमेट का मतलब गिरावट आ गया है, ड्विंडल का मतलब डिक्रीज हो गया, लगभग सेम वर्ड है, ध्यान रखना है ना। वैसे प्लमेट का मतलब जंप करना होता है, जंप हाई करे चाहे लो करे, यहाँ पर लो के सेंस में होगा, है ना। क्रिटिकली लो लेवल्स पे पहुंच गया, ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाया गया ड्रॉट का, ठीक। आगे लिखा है एफर्ट्स टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रॉट हैव इन्वॉल्व वाटर कंजर्वेशन, लगाने पड़ेंगे मेजर्स, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे ऑन वाटर यूसेज एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव वाटर सोर्सेज को भी खोजना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस देखने का नजरिया चाहिए, वो नजरिया आप सीखो बस। आप गौर से देखो, ये जो बी नंबर वाला सेंटेंस है ना, यही फर्स्ट बनेगा, पता है क्यों? क्योंकि वहीं से टॉपिक का शुरुआत हो रहा है कि ड्रॉट हुआ है यूरोप में पानी नहीं होने के कारण। अब टोटल मेरे पास 5 सेंटेंसेस हैं, जिसमें से 2 सेंटेंस बता रहे हैं प्रॉब्लम क्या क्या हुआ और 2 सेंटेंस बता रहे सॉल्यूशन क्या क्या होगा। अगर आप गौर से देखोगे तो डी नंबर और ए वाला जो सेंटेंस है, डी और ए का जो पेयर है, ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। डी में एक इम्पैक्ट दिखाया गया कि ये इम्पैक्ट्स होते हैं उसका नेगेटिव, और उसके एडिशनल इम्पैक्ट्स ये होते हैं, ये बताया गया ए पे, ड्रॉट प्लेस्ड इमेंस स्ट्रेन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ये वाला। और अगर आप गौर से देखोगे तो सी जो है और सी जो है और ई जो है, ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है सॉल्यूशन की, उस चीज को सॉर्ट आउट कैसे करना है। सी और ई आपको बता रहा है सॉल्यूशन, सी और ई आपको बता रहा है सॉल्यूशन, और सी और ई का अपना पेयर बना दो, ठीक है, सी और ई का अपना पेयर बना दो।
सी और ई का अपना पेयर हो गया, डी ए का अपना पेयर हो गया। अब आप अच्छे से जानते हो कि पहले हम लोग प्रॉब्लम बताते हैं फिर सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये बात तो सेट है कि पहले आप डी ए को लगा दो, पहले आप डी ए को लगा दो। अब बचा तेरा सीई। सीई पे जब आओगे तो सीई पे देखोगे कि सी में हाउएवर करके लिखा हुआ है, द सिवियरिटी एंड परसिस्टेंस को देखते हुए अर्जेंट नीड फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का डिमांड किया जा रहा है। अब ई पे लिखा हुआ एफर्ट्स टू मिटिगेट द एफर्ट्स ऑफ द ड्रॉट हैव एम्ब्रॉयड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। अब दोनों में ही आपको सॉल्यूशन बताया गया, सी में भी और ई में भी। बताओ पहले क्या और बाद में क्या। पहले क्या और बाद में क्या। पहले क्या बाद में क्या, जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे आप जरूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेके आया करूँ। और आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, इतना ट्रस्ट रखो, ठीक है ना, इतना ट्रस्ट रखो, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा इन वीडियोस से। बताइए, कमेंट करेंगे आप जरूर सब कोई कि आपने क्या सोचा, कैसे सोचा था कि सी आएगा कि ई आएगा या फिर ई सी आएगा, मतलब सी ई आएगा कि ई सी आएगा, यही सोचना है तुमको। दोनों में से बनेगा क्या, ये तो सेट हो गया इतना पार्ट। सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पर पहले सी लगा दूं तो ये हो जाएगा हाउएवर। हाउएवर पीछे वाले स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है एज अ कॉन्ट्रडिक्शन। उसने मेहनत करी लेकिन फेल हो गया। अभी तक तो आप बता रहे थे प्रॉब्लम्स के बारे में, और प्रॉब्लम्स को फिर हाउएवर करके आप उस चीज के सॉल्यूशन से थोड़ी कनेक्ट करेंगे। हाउएवर अगर आप लिख रहे हैं तो हाउएवर सिमिलर नेचर की बात पे क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए ना, कि आपने बहुत पढ़ाई की आप फेल हो गए। आप यहाँ पर बोल रहे हैं हाइवर सीवियरिटी, लेकिन सीवियरिटी सीवियरिटी आपने दिखा दी, लेकिन सीवियरिटी को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, अर्जेंट नीड है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर हाइवर का फिर जरूरत क्यों पड़ता। हाइवर हमेशा अपने पीछे वाले स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन बताता है, तो पीछे वाला स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। पीछे वाला स्टेटमेंट एक सॉल्यूशन होना चाहिए था, फिर उसके अगेंस्ट में कुछ और बात बोलते तो अच्छा लगता। लेकिन पीछे वाला सेंटेंस तो प्रॉब्लम को डिस्कस किया, फिर उसके लेकिन करके आप क्यों सॉल्यूशन दे रहे हो, लेकिन करके फिर क्यों सॉल्यूशन दे रहे हो। तो इसलिए डायरेक्ट पहले सी मत लगाओ, पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, ई लगाना पड़ेगा। ये वाला तरीका आपका गलत होगा, पहले आपको ई लगाना पड़ेगा। ई में आप बोलोगे कि एफर्ट्स टू मिटिगेट इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट इन्वॉल्व, ये एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए बात बोला गया है, इस सेंटेंस को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर लेकिन बोला गया है, इस सेंटेंस को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर लेकिन बोला गया, लेकिन इससे नहीं होगा। लेकिन सिग्निफिकेंट वाटर स्कैर्सिटी अक्रॉस, सॉरी, लेकिन इससे नहीं होगा, सीवियरिटी एंड परसिस्टेंस को देखते हुए अर्जेंट नीड है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का, और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट, मतलब छोटे समय के लिए हमको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। तब ये बात लेकिन होगा किसका, इस बात का लेकिन होगा। अपने कुछ टेक्निक्स लगाए, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि वो टेक्निक्स एनफ नहीं होंगे, आपको और टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे। ये बात लॉजिकल होगा ना, ये बात लॉजिकल होगा आपका। तो ई के बाद क्या आ जाएगा, सी आपका आंसर बनेगा, बी डी ए ई सी, बी डी ए ई सी, दैट विल बी योर आंसर, बी डी ए ई सी, दैट विल बी योर आंसर, बी डी ए ई सी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, मैं कहता हूँ बड़ा ही इजी था, ठीक है, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया था, आपको कुछ सिखा के गया, ठीक है ना। बी डी ए ई सी। बी डी ए ई सी। आइए देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस क्या बना, बी, ए नंबर ऑप्शन। सेकंड सेंटेंस क्या बनेगा, डी, डी मतलब डी किस ऑप्शन पे है, ई नंबर ऑप्शन पे है। ऑप्शन अलग होता है, सेंटेंस अलग होता है, इसमें कंफ्यूजन ऐसे मत करना कि डी सेकंड सेंटेंस हुआ तुम डी ऑप्शन लगा के आ गया, ए भाई ध्यान से, ठीक है ना, ये गलती करते हैं लोग, ऐसा मत करना। ये सेंटेंस है वो ऑप्शन है, ध्यान से देखो। थर्ड सेंटेंस क्या बना मेरा, ए ना, ए किस ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन पे है, तब ए ही ऑप्शन पे है, तो मैंने ए को टिक किया। लेकिन जरा सेकंड वाला सेंटेंस क्या बना था, जरा बताओ तो, डी, मैं डी पे टिक कर दूंगा, ये डी टिक कर दूंगा, डी पे तो ई है फिर। तो देख लेना है कि ऑप्शन पे और सेंटेंस पे फर्क होता है। आप पहले देखो सेंटेंस, सेंटेंस मेरा डी निकला, किस ऑप्शन पे है, ई ऑप्शन पे, डी है। अच्छा फोर्थ क्या बना, ई, ई किस ऑप्शन पे है, ई पे ही है, तो ई लगाएंगे। अच्छा लास्ट सेंटेंस क्या बना, फिफ्थ, सी, सी किस ऑप्शन पे है, सी पे ही है, तो सी लगा देंगे। जो जिस ऑप्शन पे होगा उस ऑप्शन पे लगेगा। बताओ ये वाला सेबी वाला क्वेश्चन, सेबी, द मैटर इज नाउ इन द सेबीज कोर्ट,
हाँ जी, फिर से पॉज करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे और बनाने का कष्ट करें, प्लीज प्लीज, जल्दी से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, या फिर पॉज कर लिया होगा। ये ओवर लिखा हुआ है, ठीक है ना, कंट्रोल ओवर, कंट्रोल ओवर, ठीक है ना, कंट्रोल ओवर लिखा है ये। कंट्रोल ओवर द एयरलाइंस। कितनी बार बोला है इसको, क्वेश्चन ऊपर टाइप किया करो, नीचे कर देती है। फिर से इसको डांटना पड़ेगा। चलो देखो क्या सॉल्यूशन होगा। आई होप आपने सॉल्यूशन बना लिया होगा, जरूर से कमेंट करिएगा सही बना कि गलत। द मैटर इज नाउ इन द सेबी कोर्ट, जो मैटर है वो अब सेबी कोर्ट में, अब सेबी कोर्ट में है, मतलब पहले कहीं और होगा, है ना। हाँ, पहले वो मैटर हुआ होगा, फिर सेबी कोर्ट में आया होगा, विच हैज डायरेक्टेड कंपनी रिस्पॉन्डेड बाई जुलाई 19 तक उनको रिस्पॉन्ड करना है। ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन पाएगा। मीनवाइल इसी दौरान, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसी दौरान तभी बोलते हैं जब पहले कोई घटना हो चुका हो। सेबी एंड द सेंट्रल सेंटर हैव रिपोर्टेडली स्टार्टेड डिगिंग इनटू द वेरियस एलिगेशंस को वो डिग आउट कर रहे हैं, निकाल रहे कि आखिर एलिगेशंस लगे क्यों, आखिर ये लैप्सेस हुए कहाँ, ये वायलेशंस हुए कहाँ। इट इज क्रिटिकल दैट सेबी एंड द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री थॉरोली इन्वेस्टिगेट करे, ये जरूरी है। बीइंग थ्रोन अप बाय द हाई प्रोफाइल फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है कोई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को फ्यूड कहते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। अच्छा, स्ट्राइफ, ये भी फ्यूड ही होता है, झगड़ा ही होता है, ठीक है ना। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब का मतलब डिस्प्यूट ही होता है, ध्यान रखना है। स्ट्राइफ, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूड, डिस्प्यूट, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, अच्छा ये क्या था कि भाई ये करना चाहिए वो बोल रहा है। इसको फर्स्ट बनाया या सेकंड बनाया, क्या बनाया, रुको देख लेते हैं। आफ्टर जेट एयरवेज वेंट ऑफ रडार, जब जेट जेट एयरवेज का मुद्दा खत्म हुआ, वेंट ऑफ रडार कहने का मतलब ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, कहने का मतलब अभी मुद्दे से बातों से हटा ही था अप्रैल में कि मार्केट लीडर इंडिगो एयरलाइंस के बीच में क्या हो गया, मेसी इंटरनेशन बैटल हो गया। इंटरनेशन बैटल का मतलब एक बड़ा मतलब डेंजरस वाला झगड़ा हो गया एकदम, ठीक है ना। राकेश गैंगवाल जो है 36.68% शेयर होल्डिंग, उन्होंने इल्जाम लगाया को फाउंडर राहुल भाटिया पे 38.26% वाले शेयर्स पे, जिनका 38.26% शेयर होल्डिंग है, वायलेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके। और भाटिया ने फिर पलट के इल्जाम लगा दिया रेफ्यूट करके गैंगवाल पे कि वो ये झूठी बातें हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, है ना, वो मोर कंट्रोल के लिए ऐसा चाहते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। अब एक आदमी भाई इल्जाम लगाएगा तो दूसरा खुद को बचाएगा ना भाई, ठीक है, दूसरा तो खुद को बचाएगा ना। तो ये तो हुआ कि चलो ये लड़ाई में ये सब हो रहा है, ये दोनों ए भी हो नहीं पाएंगे, पहले लड़ाई शुरू तो करने दो, फिर ना बताएंगे कि लड़ाई के अंदर में कौन कौन है, कौन कौन पार्टी है, क्या क्या हो रहा है। तो शुरुआत या तो सी से होगा या तो डी से होगा। अब डी से कर नहीं सकते, सी से कर नहीं सकते, सी से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो भी लड़ाई से ही रिलेटेड बात है, पहले लड़ाई शुरू तो करने दो। अब लड़ाई शुरू कहाँ से हो रहा है, लड़ाई शुरू हो रहा है डी से, लड़ाई शुरू हो रहा है डी से। आप देखो ध्यान से, डी से लड़ाई शुरू हो रहा है कि भाई जेट एयरवेज का मुद्दा खत्म नहीं हुआ कि इंडिगो एयरलाइंस का मुद्दा शुरू हो गया। अब वो मुद्दा है क्या, उस मुद्दे को एक्सप्लेन करो। अब वो मुद्दा है क्या, उस मुद्दे को एक्सप्लेन करो फिर। अब उस मुद्दे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अब उस मुद्दे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करने के लिए आप ये देखो कि हम लोग कौन सा सेंटेंस लगाएंगे। मेरे पास 5 ही सेंटेंस है, ज्यादा नहीं है, अच्छा 6 है ना, चलो ठीक है। देखो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस, हटा दो। अब इसमें ये बताया गया है तुमको, ई में और एफ में ये बताया गया है कि किनके किनके बीच झगड़ा हुआ है। तो नियम तो यही कहता है, प्रकृति का नियम यही कहता है कि झगड़ा हुआ है, तो ये बताइए झगड़ा किसके किसके बीच हुआ है। क्योंकि बाकी सेंटेंसेस तो आपको ये बता रहे हैं कि वो कोर्ट पे गया, सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है, पहले झगड़ा हुआ किनके बीच में ये तो बताओ। तो वो हुआ है राकेश गैंगवाल के बीच और राहुल भाटिया के बीच। तो पहला आपका सेंटेंस क्या बनेगा, ई। पहले राकेश गैंगवाल ने राहुल भाटिया पर इल्जाम लगाया और फिर भाटिया ने पलट के गैंगवाल पर इल्जाम लगा दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी इंसान का जो पूरा नाम होता है ना, जैसे राकेश गैंगवाल है ना, यहाँ पर लिखा है राहुल भाटिया, वो वाला सेंटेंस हमेशा पहले लिखा जाता है। और फिर जब हम लोग खाली सब टाइटल या मिस्टर शर्मा करके ऐसे करके जब शॉर्ट नेम से उनको बुलाते हैं ना, तब वो सेंटेंस उसके बाद वाला सेंटेंस होता है, मतलब पूरा नाम पहले और शॉर्ट नेम उसके बाद में आता है। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। जैसे मान लो कोई, जैसे आप नासा के बारे में कुछ लिख रहे हो, या फिर मान लो WHO के बारे में कुछ लिख रहे हो,
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह के पहले उसको एक्सप्लेन किया होगा, है ना, डायरेक्ट तो WHO नहीं लिख दिया होगा, तो वो सेंटेंस पहले आएगा जिसमें उसका पूरा नाम लिखा गया है, उसके बाद फिर आप उसको एब्रिविएशन WHO से बुलाओगे, समझ रहे हो ना बात को, तो वो सेंटेंस उससे पहले आ जाएगा। इससे आपको कहीं ना कहीं पेयर बनाने में और सेंटेंस को अरेंज करने में बहुत हेल्प मिलेगा। ये आपके लिए बहुत प्रॉपर, बहुत बेहतरीन टिप्स हो सकता है, आपको ध्यान रखना है आने वाले क्वेश्चंस के लिए। तो सर ये तो सेट हो गया EF का मामला, ये खत्म। बचा क्या मेरे पास सर? बचा मेरे पास ABC। मैटर कहाँ जाएगा फिर? झगड़ा होने के बाद मैटर कोर्ट में जाता है, कोर्ट पे पहले लेके जाओ, पहले कोर्ट में लेके जाओ। सेबी कोर्ट में गया और कंपनी रिस्पॉन्ड करने के लिए बोला गया जुलाई 19 तक, चलो ये भी खत्म। बचा क्या सर? बी और सी। बी और सी में लड़ाई करा लो खाली, बी सी या सी बी। जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग, सर बी सी की सी बी जरूर कमेंट करिएगा, सी बी की बी सी, क्या लगेगा सर? ये छोटा सा बात अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। देखिए मीनवाइल इसी दौरान सेबी क्या कर रहा है कि, और सेंटर मिलके क्या कर रहा है कि वो सारे मैटर को निकाल के देख रहे हैं कि आखिर एलिगेशन ये वायलेशन ये लैप्सेस हुए कहाँ। और सी पे बोला गया कि इट इज क्रिटिकल, ये जरूरी है कि आप कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सब करना चाहिए। सच बताऊं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला जो सेंटेंस है ना सी नंबर, ये कंक्लूजन है, या फिर इसको आप कह लो ये सजेशन है। बताइए क्यों, मेरे को कैसे पता चल गया? पता चलने का पता है क्या रीजन है? पता चलने का रीजन है इट इज क्रिटिकल दैट, ये वाला बात। कभी भी आपके सामने ये लिखा रहे ना, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, इट इज नेसेसरी दैट, इट इज क्रिटिकल दैट, इट इज ये, इट इज वो करके, तो ये जो बात होता है ना, ये अपने ऑथर का अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है किसी भी मैटर को लेके। और जो कंक्लूजन या जो सजेशन होता है ना, आप जब ऐसे का भी आप पूरा फॉर्मेट तैयार करते हो तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखते हो, बॉडी लिखते हो, फिर सजेशन या कंक्लूजन लास्ट में लिखते हो, बिल्कुल। तो सजेशन या कंक्लूजन नाम का जो चीज होता है वो लास्ट के लिए होता है, और उसका शुरुआत बेसिकली इट इज नेसेसरी दैट, इट इज रिक्वायर्ड दैट, इट इज क्रिटिकल दैट। तुमको पढ़ के नहीं लग रहा है ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये बताया गया है किसके तरफ से? ऑथर की तरफ से एक सजेशन है, कंक्लूजन। इसको आप आखिर पे रखेंगे, पहले आप क्या लगाएंगे? बी, उसके बाद क्या लगाएंगे? सी। क्योंकि बी में मीनवाइल भी लिखा हुआ था, मीनवाइल किसी समय अवधि को दिखा रहा है, किसी ड्यूरेशन को दिखा रहा है। अब बी वाला सेंटेंस इससे रिलेट हो गया, जुलाई 19 तक उनको ये करना है। अब जुलाई 19 तक जितना समय था सेबी और सेंटर के पास, उसी दौरान उसी मीनवाइल, है ना, तभी मीनवाइल वाला सेंटेंस जुलाई 19 से कनेक्ट हो गया। उसी के मीनवाइल वो लोग क्या कर रहे हैं, बाकी सारे मैटर्स को भी निकाल निकाल के देख रहे कि आखिर हुआ क्या है। और फिर लास्ट में क्या किया, ऑथर ने अपना सजेशन मार दिया उठा के। ये आपका अरेंजमेंट बनेगा, DEF ABC, DEF ABC, DEF ABC, DEF ABC। आंसर बनेगा DEF ABC, ठीक है। चलिए डी सॉरी DEF ABC। चलो पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस डी, डी मतलब ऑप्शन नंबर सी पे डी है, ध्यान देना जरा। ई नंबर सेकंड सेंटेंस, सॉरी फिफ्थ, फिफ्थ पूछ रहा है, सॉरी सॉरी, फिफ्थ क्या बना? फिफ्थ बना बी। बी कहाँ पर है? बी कहाँ पर है? बी कहाँ पर है? बी कहाँ पर है? सी नंबर में, सी पे बी है। अच्छा थर्ड क्या बना? थर्ड, थर्ड क्या बना? थर्ड, थर्ड बना मेरा एफ। कहाँ पर एफ है? डी पे। सिक्स्थ क्या बना? लास्ट सी। सी कहाँ पर है? सी है ए पे, ए पे सी है, ठीक है। और फोर्थ क्या है? फोर्थ बना ए। ए कहाँ पर है? ए बी में है। ये बने आंसर्स आपके। आई होप आपका सही बना होगा बिल्कुल, और सही ही बना होगा, ठीक है। आइए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस बार आपका ये क्वेश्चन होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जरूर से आपको बना लेना है। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, या फिर वीडियो को पॉज कर लेना, मैं सामने से हट जाता हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, अच्छे से इसको बनाना और आंसर जरूर कमेंट करना, ठीक। वीडियो को जरूर से शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सो आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, या फिर आप अपनी डिमांड्स भी रख सकते हैं कि सर ये टॉपिक करवाइए या वो टॉपिक करवाइए, मैं ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है ना। आप कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।